स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसके लेखिका है बछेंद्री पाल। आपको पता होगा बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने जो यात्रा की, जो माउंट एवरेस्ट फतह की, उनके उनके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में वर्णन किया है और उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा, इसीलिए हम लोग के साथ साझा की कैसा अनुभव रहा और क्या क्या बाधाएं आई यात्रा करते समय, वे यहाँ पे वर्णन करती हैं। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट पर फतह की जो अनुभव है उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। और इन्होंने जो वर्णन किया है आप ऐसा महसूस करोगे कि आप भी माउंट एवरेस्ट पर ही हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। तो चलिए, अगर माउंट एवरेस्ट पर नहीं जा सकते लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल अपनी यात्रा जो है वह शुरुआत करती है 7 मार्च को दिल्ली से, और दिल्ली से फ्लाइट जो है काठमांडू पहुंचती है और आगे की जो यात्रा है काठमांडू से ही प्रारंभ हो जाती है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि एक अग्रिम दल को पहले ही कैंप 1 के लिए भेज दिया गया था। और कैंप 1 आपको पता होगा कि जो भी पर्वत पे अगर क्लाइंब करने के लिए जाते हैं तो वहां बेस कैंप लगाया जाता है। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 इस तरह करके बेस कैंप लगाया जाता है और मौसम के हिसाब से वे लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यात्रा प्रारंभ किए बस 2 दिन में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। कैंप लगा करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है ताकि स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए और मौसम को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त जान के बहुत जोखिम होते हैं। और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही होगा, दुर्गम रास्ते हैं, बर्फ हमेशा पड़ती रहती है, कब मौसम खराब हो जाए, कब जो आइस स्लाइड हो जाए, बर्फ गिर जाए, ग्लेशियर टूट जाए, कोई ठीक नहीं रहता है। इस वजह से वे लोग कैंप लगा करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मौसम के हिसाब से। तो यहाँ लेखिका भी कहती है कि एक अग्रिम दल जो है वो आगे भेज दिया गया था। और अग्रिम दल कौन होते हैं? जो भी पर्वतारोही हैं उनकी मदद करने के लिए अग्रिम दल लगाए जाते हैं, ताकि जो रास्ते हैं वह साफ हो जाए और ताकि कोई बिना बाधा के ये लोग आगे पहुंच जाए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर बाधा तो आना लाजमी है, फिर भी जो दल होते हैं सभी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लेखिका कहती है कि वह नमचे बाजार से वह माउंट एवरेस्ट को देखती है। नमचे बाजार कहाँ है? तो शेरपा लैंड में, काठमांडू के शेरपा लैंड में, वहां पे जो वहां से व्यू देखती है एवरेस्ट का लेखिका। और कैसा लगता है देखने पे? उनको प्रतीत होता है कि एक पुष्प खिला हो। क्यों? क्योंकि ऊपर पे 150 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं चल रही थी, दक्षिणी पूर्वी हवाएं, और छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ के जो कण है वो हवा में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक फूल खिला हो। लेखिका कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्वज लहरा रहा हो। और कहती है कि जो भी पर्वत चढ़ते हैं या पहाड़ पर जाते हैं, एवरेस्ट फतह करने जाते हैं, तो उनको ये जो हवाएं चल रही है 150 किलोमीटर की स्पीड से, सभी इनको झेलना पड़ता है, सभी को इनसे झेल करके आगे बढ़ना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 26 मार्च का दिन आता है। ये वैसा दिन था जब पेरिस पहुंचते ही लेखिका को एक दुखद समाचार मिलता है कि हिमपात के कारण जो लैंड है वो स्लाइड हो गया। हिम बर्फ जो है वह गिर गया था। वहां पे एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी है लाहौद से, आपको पता होगा छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत होती है। तो लाहौद से एक जगह था जिसका जो ग्लेशियर है वो पिघल करके टूट करके गिर गया था। अब जिसके वजह से वहां पे जो अग्रिम दल है, नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद, उनको पता चलता है कि 4 लोग जो घायल हो गए हैं और एक पर्वतारोही की मृत्यु हो गई है। और इसीलिए वे क्या होते हैं, पेरिस लौट आते हैं। और यहाँ पेरिस में लौटने के बाद लेखिका वो किससे मिलते हैं? बछेंद्री पाल से मिलते हैं, प्रेमचंद। अब उनसे मिलने के बाद जो हिम संकलन हुआ था उनके बारे में जानकारी देते हैं लेखिका को। बछेंद्री पाल को जानकारी देते हैं कि कैसे लैंड स्लाइड हो गया और उन्होंने उनका जो अग्रिम दल है कैसे रास्ते को साफ कर दिए हैं, तथा आगे भी उन्हें जानकारी देते हैं कि रास्ते साफ कर दिए गए हैं और जगह जगह झंडियां लगा दी गई हैं, रास्ते चिन्हित कर दिए गए हैं, पुल बना दिया गया है, रस्सी लगा दिया गया है। तो आप देखोगे कि पहाड़ पर चढ़ने से क्या होगा, रस्सी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है ताकि कोई गिर ना जाए। अगर गिरेगी भी तो गिरने से भी क्या होगा, रस्सी के सहारे बचा जा सकता है।
तो ये सभी जानकारी जो है प्रेमचंद लेखिका को दे देते हैं, बछेंद्री पाल को, और बताते हैं कि बेस कैंप 1 जो है 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। ये सभी जानकारी लेखिका के लिए, बछेंद्री पाल के लिए बहुत मददगार साबित होती है, और आगे की जो रास्ता है, आगे की जो चढ़ाई है, उसके लिए आसान हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि ये जो हिम संखलन हो रहा है, इसके कारण कोई बाधा ना आ जाए, बाधा उत्पन्न ना हो जाए, या हमारा जो मेहनत है वो बेकार ना हो जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके लेखिका आगे बढ़ते जाती है। अब आता है बेस कैंप 1। बेस कैंप 1 में पहुंचने से पहले ही लेखिका को एक और दुखद समाचार मिल जाती है। क्या वो क्या था कि जलवायु अनुकूल न रहने के कारण एक जो सहायक रसोईया है उसकी मृत्यु हो गई है। अब इतनी ऊंचाई पर जलवायु अनुकूल न होना ये बहुत आम बात है। तो ये दुखद समाचार मिलता है कि एक रसोई सहायक जो है उसकी मृत्यु हो गई है। अब अगले दिन लेखिका जो है बछेंद्री पाल, वह एवरेस्ट की अन्य श्रेणियों को ध्यान से देखती हैं। जब सुबह उठती है, अब वो तो ऊपर पहुंच गई थी बेस कैंप 1 में, लाहौत्से, यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां जो है, बहुत सारे शिखर जो है, छोटे छोटे शिखर, एवरेस्ट से तो छोटी ही होगा, छोटी ही होगी, तो वहां से व्यू जो देखती है बहुत चक्का रह जाती है। इन्हें देख करके बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वहां का जो नजारा था कोई भी देखने से बहुत चक्का रह जाएगा। छोटी छोटी जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, वो टेढ़े मेढ़े जो नदियां जा रही है, जो बर्फ है पिघल करके गिर रहा है अचानक से बहुत सारे, तो ये सब जो व्यू देख करके, नजारे देख करके लेखिका जो है वो भौचक्की रह जाती है वहां से। और फिर अब क्या करती है, वहां बेस कैंप में उनकी मुलाकात डॉक्टर मीनू मेहता से होता है, और मीनू मेहता आगे की चढ़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो लेखिका को देती हैं, बताती हैं कि कैसे उनको जो अल्युमिनियम का सीढ़ी है उससे ब्रिज बनाना है, रस्सियों का इस्तेमाल कैसे करना है, अगले दिन की जो आगे की जो चढ़ाई है उसके लिए अभ्यास कैसे करना है। इन सभी चीजों की जानकारी वे देते हैं और बताते हैं कि आगे की जो उनके चढ़ाई है, ऐसे तो साथ साथ दोनों चल रहे थे, रीता और गोम्बू साथ ही साथ चल रहे थे, और वे दोनों जब पहुंचते हैं बेस कैंप 1 में, तो कर्नल खुल्लर जो है बहुत खुश होते हैं। कर्नल खुल्लर कौन थे, तो बेस कैंप 1 में वो क्या थे, लीडर थे बेस कैंप 1 के। और प्रेमचंद तो पूरा टीम के लीडर कौन थे, लाहौत्से के जो अभियान दल है उसका टीम लीडर कौन थे, तो प्रेमचंद जी। और यहाँ बेस कैंप 1 में कौन थे लीडर, कर्नल खुल्लर। उस समय बहुत खुश हो जाते हैं और लेखिका को कहते हैं कि आप और रीता गोम्बू जो है पहले हो जिन्होंने बेस कैंप 1 पहुंचा है। तो अगला जो हमारा है 29 अप्रैल का समय है। 29 अप्रैल को क्या होता है, अंग दोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा, ये जो उनके साथी थे, साथ ही साथ चल रहे थे, वे लोग साउथ कोल पहुंच पहुंच जाते हैं और वहां बेस कैंप 4 लगाते हैं। साउथ कोल में बेस कैंप 4 लगाता, और साउथ कोल कितनी ऊंचाई पर थी, तो 7900 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप लगाया गया था, बेस कैंप 4। और इधर लेखिका बेस कैंप में मिलती है तेंजिन नॉर्गे से और बातचीत करती हैं। तेंजिन नॉर्गे सबको आपस में बातचीत करने की सलाह देते हैं, सबको आपस में बात करते हैं। और जब लेखिका की बारी आती है, बछेंद्री पाल की जो बारी आती है, तो अपने बारे में कहती है कि मैं तो अभी नौसिखिया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पहली बार ही आई हूं। ऐसे में तेंजिन नॉर्गे कहते हैं कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और यह सब कह करके उन्हें हौसला बढ़ाते हैं और आगे के बारे में जानकारी देते हैं। यात्रा करते हुए एक समय ऐसा भी आता है जब लेखिका के साथ एक घटना हो जाती है और वह मरते मरते बच जाती है। 15 मई 1984 को क्या हुआ था, लाहौत्से में जब वो लोग कैंप लगा के रखे हुए थे, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पे ढलान पर कैंप लगाए हुए थे। कैंप में 10 लोग थे और रात के ठीक 12 बजे एक अचानक से धमाका होता है। बर्फ का बहुत विशाल जो शिलाखंड है वह गिर करके टकराता है कैंप से और कैंप को तहस नहस कर देता है। और एक बहुत बड़ा टुकड़ा तो लेखिका के सर के कुछ बगल में ही गिरता है। लेखिका को ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो उनके शरीर को कुचलती हुई आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जो घटनाएं
दिखाई गई है लेखिका को जान पे बनाती है। और 10 लोग थे 10 व्यक्ति थे कैंप में, सबको कुछ ना कुछ चोटें आती है। एक खुशी की खबर ये रहती है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अतः जो साथ में जो भी पर्वतारोही थे, जो वहां पे बच गए थे, वे लोग राहत काम में लग जाते हैं। लोब्सांग और तुरंत से क्या करते हैं, लोब्सांग राहत कार्य में लग जाते हैं, अपनी छुरी निकाल करके तंबू का रास्ता साफ करते हैं और लेखिका को क्या करते हैं, जो धसी हुई थी बर्फ में, उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ लेखिका बताते हैं कि वो मरते मरते बची है। अब अगली जो 6 मई की सुबह थी, अगली सुबह सभी कैंप 2 में पहुंच जाते हैं। जो लहोत्से का कैंप था वो तो तहस नहस हो चुका था, तो उन्हें दूसरे कैंप पे जाना था, क्योंकि कुछ लोगों को चोटें आई थी, गंभीर चोटें, किसी की हड्डी टूट गई थी, तो उन्हें बचाने के लिए दूसरे कैंप में जाना पड़ेगा। तो सभी कैंप में दूसरे कैंप में चले गए, वे लोग नीचे आ गए और जिनका भी हड्डी टूटा हुआ था वो वापस चले गए, ले जाया गया। तो लेखिका कहती हैं कि यहाँ जो जिनके भी हड्डी टूटे थे, उनका द्वारा खुद ही बनाया गया स्ट्रेचर पर उन लोगों को ले जाया गया। और यहाँ जो कर्नल खुल्लर है कहते हैं, इतनी ऊंचाई पर जो ये सहयोग का जो कार्य है, सुरक्षा कार्य का जो अभियान है, वो बहुत ही साहसिक कार्य है। और वहां लेखिका से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोटें आई, क्या तुम डरी तो नहीं थी? लेखिका बोलती है, हाँ मैं डरी थी, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ कर्नल खुल्लर पूछते हैं, क्या तुम वापस जाना चाहोगे? तो बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। तो फिर आगे अब क्या होता है, लेखिका आगे की जो यात्रा है साउथ कोल की यात्रा करने वाली थी। बेस कैंप जो है 4 लगाया गया था साउथ कोल में, उसकी यात्रा करने वाली थी। तो उसके लिए सभी चीजों को इकट्ठा करना था, जैसे कि कुकिंग गैस चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, ये सभी चीजें इकट्ठा करनी थी और उनके पास था नहीं। सब चीज इकट्ठा होने के बाद अगले दिन की जो चढ़ाई है वो उनको करना था जय और मीनू के साथ, उनके जो सहयोगी है उनके साथ। जय और मीनू तो अभी कुछ पीछे ही थे, तो उनके लिए वे लोग क्या कर, बछेंद्री पाल क्या करते हैं, वापस जाती है, नीचे जाती हैं चाय और जूस लेकर के। और जैसे ही कैंप से बाहर निकलती है तो मीनू मिल जाता है, लेकिन बोलती है कि जय अभी कुछ पीछे ही है। वे और नीचे जाती हैं की से मिलने के लिए, तो की आ रहा होता है। तो चाय पी, वे लोग क्या करते हैं, की देख करके ही, लेखिका को देख करके कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? लेखिका बोलती है कि हम भी तो पर्वतारोही हैं और हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जो टीम के सदस्य, अन्य सदस्य है, उनको भी क्या करें, मदद करें। ऐसा करते हुए फिर वे लोग कैंप में पहुंचते हैं और आगे की यात्रा वे प्रारंभ करते हैं वहां से। अब साउथ कोल सब जब पहुंच गए, वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करना था। लोग, ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ कोल है वह पृथ्वी पर सबसे कठोर कठोर जगह है। कठोर कैसे, इतनी ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो सबसे कठोर जगह मानी जाती है। अब अगला दिन सुबह 4 बजे लेखिका उठ जाती है, तो बाहर में देखती है कि अंग दोरजी कैंप के बाहर ही खड़ा है। और 5 बजे वह बाहर निकलती है, तो अंग दोरजी को उसी दिन क्या करना था, पर्वत चढ़ाई करना था, क्योंकि वह बिना सिलेंडर के ही चढ़ाई करना, ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई करने वाला था, एवरेस्ट पर शिखर पर जाना चाहते थे। लेखिका कहती है कि बिना ऑक्सीजन के कारण उनका जो पैर है ठंडा पड़ जा रहा था बार बार, इस वजह से वो एक ही दिन में वापस आना बड़ी मुश्किल हो रहा था कि एक ही दिन में वापस आ पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे जो अंगदोरजी है वो पूछते हैं कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? तो लेखिका पहले तो सोच में पड़ जाती है, क्या एक ही दिन में वापस जाए और फिर वापस आना जोखिम भरा नहीं हो सकता है क्या? लेकिन जो एक दृढ़ संकल्प है वो देख करके लेखिका तैयार हो जाती है और सुबह 6:20 पर वे लोग साउथ कोल से बाहर निकलते हैं। तो देखती हैं कि दिन चढ़ आया है, हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम बहुत शांत है, अच्छा मौसम है और ऐसे में चढ़ाई की जा सकती है। वे लोग चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं शिखर चढ़ाई के लिए। और ठंड तो थी ही, लेकिन फिर भी वे लोग आगे बढ़ते हैं। अंगदोरजी एक निश्चित गति से आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही, मतलब उनकी जो गति है वो सामान्य थी और सीधे चले जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। ऐसे में वो साथ साथ बछेंद्री पाल को नीचे देख भी रहे थे कि वो कितनी दूरी पे आ रहा है। पूछते हैं कि क्या तुम थकी तो नहीं हो?
तो यहाँ पे बछेंद्री पाल कहती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं अभी चल ही रहा हूँ। क्योंकि वे लोग पहले ही जो सोचते हैं कि जो आगे गए थे पहला वाला दल, वो तो 4 घंटे उनको लगे थे पहुंचने में, और इसी गति से अगर हम लोग चलते रहे तो हमें पहुंचने में दोपहर के 1 बज जाएंगे। फिर लेखिका कहती है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब लेखिका कहती है कि लाटू भी हमारे पीछे पीछे आ ही रहा था, और थोड़ी हम लोगों ने क्या किया, जो वहां एक बेस कैंप था वहां रुक करके उन्होंने चाय पिया। चाय पीने के बाद आगे की जो यात्रा है वो प्रारंभ की। अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि जो लाहाटू थे अपने पास रस्सी लेकर के आए थे, और ये लोग बिना रस्सी के ही चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब आगे की जो चढ़ाई है वो बिना रस्सी के सहारे नहीं कर सकते थे, इसीलिए लाहाटू से रस्सी लेकर के वे लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ लाहाटू देखते हैं कि जो बछेंद्री पाल है उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का लेवल है वो धीमा है, कम है, तो यहाँ पे वो बढ़ा देते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर का जो धीमी गति था उसको बढ़ाते हैं, बछेंद्री पाल को ऐसा लगता है कि नहीं, अब उनके शरीर में और जान आ गया है, अब जो चढ़ाई है वो आसानी से कर लेंगी, और इसीलिए अब आगे जल्दी जल्दी जाने लगती हैं। यहाँ पे अब जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वहां वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो दृश्यता है वो देखने की जो विजन है वो कम होते जा रहा था, क्योंकि बहुत धूल उड़ बहुत बर्फ उड़ रही थी। अब बर्फ उड़ने के कारण क्या होगा, जो दृश्यता है देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी चारों तरफ, तो वही हुआ, और ठंड तो था ही बहुत सारा। तो ये सब चलता रहता है और यात्रा प्रारंभ रहती है, और वह समय आता है 23 मई 1984 को, जब लेखिका जो है अपना जो सफलता है वो पा लेती है। 1:07 पर वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ी थी, और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाता है, जब वह विश्व की पहली भारतीय महिला बनती है, जो भारत की पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करती है। यहाँ पे लेखिका कहती है कि जो एवरेस्ट है वो शंकु की तरह था, तो वहां पे शंकु की तरह है तो वो खड़ा होना संभव नहीं है, इसीलिए वो फावरे से क्या करती हैं, शिखर को काटती हैं और वहां रुकने के लिए जगह बनाती हैं, और जगह बनाने के बाद जाकर के वो वहां पे घुटनों के बल बैठ जाती है। वहां पे क्या करती है, पूजा करती है, हनुमान चालीसा निकालती है, और दुर्गा माँ की कुछ जो है पूजा करने के लिए जो सामग्री निकालती है। फिर पूजा करने के बाद सभी चीजों को वहीं पे बर्फ में डाल देती है, ढक देती है। उसके बाद जाकर के उठ करके जो उनका जो साथी था अंगदोर जी, उनको धन्यवाद देती है प्रोत्साहन के लिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहाँ पे अब जो उनका बाकी जो टीम मेंबर था वो भी आते हैं, वहां फोटो शूट करते हैं, और फोटो शूट करने के बाद वॉकी टॉकी पर जो बेस कैंप में खबर दी जाती है, सूचना दी जाती है कि उनका जो टीम है वह शिखर पर है। और यह बात सुन करके जो कर्नल खुल्लर है बछेंद्री पाल को क्या करते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। आज देश को तुम पर गर्व है, और जो संसार तुमने छोड़ करके आई थी वह संसार अब तुम्हारे लिए भिन्न होगा। जब तुम जाओगे तो तुम्हें पूरा संसार आज जान रहा होगा। तो इतना कहते ही ये पूरा जो यात्रा है वो वृतांत समाप्त होता है। तो इस यात्रा वृतांत में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी रास्ते में कठिनाई बछेंद्री पाल ने सही थी उसके बारे में हम लोग को जानकारी दी, कैसे एक पर्वत पर चढ़ने में जो जो परेशानियां आती हैं, यहाँ तक कि कितनों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से इन्होंने वर्णन किया है और हम समझे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।